ओके अच्छा भाई, चैप्टर 20 निकाल लें, पेज नंबर 462, पेज नंबर 462। अच्छा, बातें बाद में कर लीजिएगा, बताने की जरूरत क्यों पड़ती है। अच्छा जी, सेल्स टैक्स में टैक्स विद होल्ड करने का कॉन्सेप्ट एज सच कोई ख़ास नहीं है, इसलिए हम मजबूरी में इनकम टैक्स की मिसाल ले लेते हैं। वेयर एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू विद होल्ड टैक्स, जहां कॉलेज वालों ने टैक्स काटना है सर आसिफ की सैलरी पे, फेज टू विद होल्ड टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इनकम टैक्स की मिसाल दे रहा हूं, या विद होल्ड तो कर लें बट फेल टू डिपॉजिट टैक्स। तो या तो कॉलेज वाले सर आसिफ की सैलरी पे टैक्स काटें ही ना, और अगर काट लें तो गवर्नमेंट के खजाने में जमा ना करवाएं। तो ऐसी सूरत में एन ऑफिसर शेल डिटरमिन द डिफॉल्टेड अमाउंट आफ्टर गिविंग अ बार्किंग, बार्किंग के बाद जो है वो आपको डिफॉल्टेड अमाउंट बता दी जाएगी, और ऑब्वियसली उसके बाद फिर सस्पेंड ऑर्डर होगा। ओके, पॉइंट सिक्स, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इनकम टैक्स में मिनिमम टैक्स का। वो कॉन्सेप्ट ये था कि कम से कम इतना टैक्स तो जमा करवा दो। सेल्स टैक्स में अगर कोई बंदा रिटर्न ही जमा ना करवाए ना, तो उसे गवर्नमेंट वाले ना कुछ अमाउंट बताते हैं कि यार कम से कम इतना तो जमा करवा दो ना, वो जमा करवा देते हैं। फिर उसके बाद ऑडिट वगैरह शुरू होकर डिसाइड किया जाता है कि फाइनली इतने कितना जमा करवाना है। तो अगर सेल्स टैक्स वाले किसी बंदे को पकड़ लें तो उसे गवर्नमेंट वाले पकड़ते ही ये कहते हैं यार कम से कम इतना टैक्स जमा करवा दो, बाकी इंशाल्लाह फिर बाद में देखते हैं, ऑडिट वगैरह कंप्लीट होगा तो देखेंगे कितना टैक्स है। अगर एक बंदा रिटर्न जमा करवाने से इनकार कर दे और टैक्स वालों के हथे चढ़ जाए, एन ऑफिसर कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का बंदा फिर उसको पकड़ेगा, शेल डिटरमिन द कम से कम टैक्स, वो कहेगा कम से कम इतना टैक्स तो जमा करवा दो, मिनिमम टैक्स वो मांगेगा, लिखें। और बाकी टैक्स फिर ऑडिट के बाद डिसाइड होगा कितना बनता है, और बाकी टैक्स फिर ऑडिट के बाद डिसाइड होगा कितना बनता है। अच्छा जी, मिनिमम का मतलब बताएं, मिनिमम का मतलब कम से कम। जो बंदा रिटर्न जमा ना कराए उसे सजा बताएं, उसे कोई एक फिगर होगी कही जाएगी कम से कम ये जमा करवाओ, अगर वो जमा करवा दे तो ठीक है। अब बाकी फिगर कब फाइनली डिसाइड होगी, रिवॉल्ट होगा। अच्छा जी, चलें जी कल वाला रिवाइज करें। आपका महीना कौन सा था, आज क्या करना है, जल्दी करो जो भी करना है, बुक्स उठाओ जो जहां भी पढ़ी हैं, आओ आजो बैठ जाओ ना इधर। आपका मैं आओ ना, आगे आओ, बुक्स देखो, बताओ, जल्दी करो। अभी फिर आजो, किसी के साथ बैठ जाओ जिसके पास किताब हो, बाकी फिर क्लास के एंड पे देखते हैं। यार ऐसा ना करें मजाक, किसी का रजिस्टर बुक छुपाना। अच्छा जी, आपका महीना है सितंबर 2011 का, कल हमने बात की थी। सितंबर के ये एसी चलाओ, सितंबर के महीने की रिटर्न कब जमा कराते हैं, 15 अक्टूबर का। एंड पे खड़े रहे, एंड पे खड़े रहे, एंड पे सितंबर के महीने की आदत है लेट, सितंबर के महीने की रिटर्न कब जमा कराते हैं, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर का नाम कल हमने रखा था, किसी को याद हो, ऐसी जबरदस्ती नाम रख दिया था, रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट के बाद ब्रेक मारनी है 30 जून को, 30 जून 12 आ रहे, 30 जून 12 के बाद ब्रेक मारनी है 5 साल। तो शो कॉज नोटिस बताएं कितने अरसे में इश्यू होता है, 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रेलिवेंट डेट फॉल्स। अच्छा, आप मुझे बताएं रेलिवेंट डेट को क्या हम टैक्स से जमा कराएंगे या रिफंड भी मांग सकते हैं, रिफंड भी मांग सकते हैं, लोग जीरो रेट सेल टाइप भी कर रहे होते हैं। तो रेलिवेंट डेट की अब डेफिनेशन आने लगी है। रेलिवेंट डेट क्या जरूरी है टैक्स जमा कराने की तारीख हो, या हो सकते हैं हम कभी कभी रिफंड भी मांगे। रेलिवेंट डेट मींस द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर हम टैक्स जमा कराने जा रहे हैं और अगर टैक्स जमा कराने नहीं जा रहे तो इन केस ऑफ गलत रिफंड, अगर हमने गलत रिफंड करा लिया है, द डेट ऑफ रिफंड। तो बता दें जी व्हाट इज रेलिवेंट डेट मींस। अगर टैक्स पे करने वाला सिनेरियो है तो रेलिवेंट डेट क्या है, द टाइम ऑफ पेमेंट, और अगर रिफंड मांगने वाला सिनेरियो है द डेट ऑफ रिफंड। सिनेरियो तो दोनों हो सकते हैं। ये जी रेलिवेंट डेट की डेफिनेशन थी। अब कल वाला जरा मुझे रिवाइज करा दें। आपका महीना कौन सा है, सितंबर। आपने रिटर्न कब जमा करवाई, 15 अक्टूबर को। साथ क्या जमा कराया होगा, टैक्स जमा कराने की तारीख को क्या कहते हैं, रेलिवेंट डेट के साल के आखिरी तारीख 30 जून 12। इसके बाद 5 साल
30/17 तक आपको क्या इशू किया जा सकता है? शो कॉज नोटिस। ओके, अब आप हजरात आ जाएं पेज नंबर 465 पर। जी जी आ जाएं, बैठ जाएं। अगर 30 ऑन, हाँ बस रेलिवेंट डेट जब भी होगी उसके बाद जो 30 आएगा। ड्राइंग ऑफ सैंपल्स, क्या कमिश्नर को जरूरत पड़ सकती है आपकी दुकान पे आके सैंपल लेके जाए चीजों के फॉर डिटर्मिनिंग देयर वैल्यू ऑफ सप्लाई? जी बिल्कुल जरूरत पड़ सकती है। जब इस किसी ऑफिसर को जरूरत महसूस हो कि आपकी चीजों के सैंपल लेके जाए, तो क्या आपको लेके चला जाए या आपकी चीजें लेके जाए? चीजें लेके जाए। चीजों के क्यों लेके जाना है? ताकि आपका टैक्स पता चले, या चीजों की क्या पता चले, या एनी अदर रीजन? बरकत के लिए चीजें देखनी थी उसने घर जाके। ही मे रिमूव एक मन क्वांटिटी, कम से कम 40 किलो चीजें लेके जाए। नहीं नहीं, एक मन तो नहीं लिखा हुआ, मिनिमम का क्या मतलब है? कम से कम चीजें लेके जाए। ये ना कि पूरे पूरे कार्टन बुक करा रहे हो, ट्राले भर के जा रहे हो जी, कमिश्नर सैंपल लेके जा रहे हैं, चपेड़ है सैंपल है। लेकिन इतना थोड़ा भी ना हो कि जेब में डाल के घर जाके ढूंढ रहे हो मैंने सैंपल रखा किधर था, फॉर इनेबलिंग प्रॉपर एग्जामिनेशन, घर जाके मिल जाए। तो सैंपल होते हैं ना, आपको पता है। लेके भी जाने, इतना ज्यादा भी लेके नहीं जाना कि उठाना मसला हो, और इतना थोड़ा भी नहीं लेके जाना कि घर जाके ढूंढ रहे हो। अच्छा चलें, बात हो गई। अब थोड़ा थोड़ा इधर हो जाए, आप एंड से उधर होना शुरू करें। कम से कम बीच में 2 स्टूडेंट्स का गैप रखें। तीसरी दफा मैंने ऑब्जर्व किया हूँ उधर, फिर मैं क्लास शुरू करूँ। बैग से दरमियान में से निकालें, साइड पे रखें। अच्छा जी, सैंपल कमिश्नर रात को दुकान जब बंद करे दुकानदार, तो चोरी करके ले जाए सैंपल, कमिश्नर है। वाइल टेकिंग सैंपल, पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स शैल नॉट बी इन्फॉर्म। आपको नहीं बताया जाएगा, कमिश्नर चोरी करके ले जाएगा। शैल बी इन्फॉर्म। तो सैंपल लेके जाने से पहले आपको बताया जाएगा, कॉमी आपको बताएगा कि मैं सैंपल लेके जा रहा हूं। अच्छा जी, अब सैंपल ना 2 बनेंगे, 2 सैंपल बनेंगे। मिसाल के तौर पे कमिश्नर जो है वो किसी चीज का सैंपल लेके जाना चाहता है, तो इसके 2 सैंपल बनेंगे। एक ये वाला सैंपल हो जाएगा जो कमिश्नर लेके जा रहा है, और इसका एक मिलता जुलता सैंपल आपके पास छोड़ जाएगा। जो सैंपल कमिश्नर लेके जा रहा होगा उस पर टैक्स पेयर साइन करेगा, इसके डब्बे के ऊपर टैक्स पेयर क्या करेगा, और जो सैंपल एक मिलता जुलता होगा वो दुकानदार अपने पास रख लेगा दराज में बंद करके, ताकि जब कमिश्नर ये वाला सैंपल वापस लाए, बड़ी महंगी चीजें होती हैं लोगों के पास, कमिश्नर ये वाला सैंपल वापस लाए तो दुकानदार कंपेयर कर सके एज इट इज के जो चीज वो लेके गया था वही चीज वापस लेके आया। तो 2 काम होंगे। जो सैंपल कमिश्नर लेके जा रहा होगा उस पर कमिश्नर टैक्स पेयर को कहेगा साइन करो, तो टैक्स पेयर उस पर साइन करेगा। और दूसरा काम क्या होगा, एक सैंपल दुकानदार अपने पास रख लेगा मिलता जुलता, ताकि जब कमिश्नर सैंपल वापस लाए तो दोनों को वो क्या कर सके, कंपेयर कर सके। एंड एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन, और एक मौका दिया जाएगा to sign the representative sample, and an opportunity will be given to taxpayer to, अब फिक्र का रिदम भी बनेगा, आपको घर में याद भी हो जाएगा आसानी से। and an opportunity will be given to taxpayer to sign the representative sample। representative sample ये होते हैं सारे सैंपल्स में से जो अच्छा सैंपल हो, रिप्रेजेंट कराओ। सो ड्रॉन को ड्रॉ किसने किया है? कॉमी ने। कॉमी दोस्त है आपका, मैं कॉमी कहूंगा भाई, कॉमी। एंड दोबारा ये लफ्ज लिखें, टैक्स पेयर टू का लफ्ज, और पीछे से मिला के पढ़ें। एंड एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू टैक्स पेयर टू टेक अ मिलता जुलता सैंपल फॉर हिज ओन रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड के लिए। इसका मकसद वैसे क्या होगा, एक सैंपल कमिश्नर ले गया, एक सैंपल आपकी दुकान में पड़ा रह गया, ताकि जब वापस आए तो कंपेयर हो सके कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट लेके गया था KMnO4 तो इसका O4 गायब तो नहीं कर दिया और KMn खाली ले आया। सैंपल विल बी टेकन अगेंस्ट प्रॉपर रसीद, सैंपल की क्या बनेगी, एक प्रॉपर रसीद बनेगी। द कॉपी ऑफ द रसीद शेल बी केप्ट इन रिकॉर्ड बाय द पर्सन, दुकानदार इसकी रसीद अपनी दराज में रख लेगा संभाल के, और एक रसीद की कॉपी बड़े टैक्स के दफ्तर में जमा करवा दी जाएगी और एक रसीद की कॉपी छोटे टैक्स के दफ्तर में जमा करवा दी जाएगी। जी किसमें नहीं देगा? नहीं। अच्छा मोहतरम, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, ट्रांजैक्शंस बिटवीन एसोसिएट्स, आपको पता है अगर जानने वालों में डील हो तो फिर किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, बस यही लिखा हुआ है। लेकिन आगे पीछे उसने तमीद बांधी भी है तो वो हम भी बांध लेते हैं। द कॉमी और ऑफिसर में इन केस ऑफ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन कजन्स, दोस्त, यार, रिश्तेदार, घर बार वाले, तो कॉमी में इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस बिटवीन जानने वाले डिटरमिन द ट्रांसफर प्राइस,
ट्रांसफर प्राइस होती है सेल प्राइस, तो कमिश्नर बताएगा सेल प्राइस क्या है। लेकिन सेल प्राइस क्या होगी, जो रिफ्लेक्ट क्या करे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेल इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन ऐसी डील को कहते हैं जो एक अनजान बंदे से हो। लफ्ज़ पढ़े कभी किसी और सब्जेक्ट में, आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। जो अनजान लोग होते हैं ना, उनको हम आर्म्स लेंथ पे रखते हैं, हम करीब नहीं आने देते, गले मिलना तो दूर की बात, आर्म्स लेंथ। तो आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन होते हैं अनजान लोगों से ट्रांजेक्शन। तो जानने वाले से जो ट्रांजेक्शन होगी वो किस तरह होगी, जैसे कि अनजान से हो रही है। द बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब द रूल्स फॉर दिस पर्पस। हर बंदा रिटर्न जमा करवाएगा, सच्ची पक्की पूरी इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। 15 तारीख तक रिटर्न जमा करानी है। शुक्र है तुमने बता दिया, हम तो आज तक 13 तारीख तक समझ रहे थे, महीने के बाद। हम महीने से पहले ही समझ रहे थे जमा करानी है, बैंक में जाके जमा करानी है, हमने समझा जाके कहीं और जमा करानी है या कोई और दफ्तर। रिटर्न में टायरों का डाटा होगा, मेहरबानी, गाड़ियों का डाटा होगा, मेहरबानी, टैक्स बताया जाएगा, और कुछ मेरा पूछने को दिल चाह तो वो भी पूछ लूँगा, मेहरबानी। अच्छा जी, सेल्स टैक्स में ना रिटर्न जमा कराई जाती है मंथली, लेकिन अगर हुकूमत आपको कहे तो साल के एंड पे एक समरी भी जमा करानी होगी। लेकिन कुछ लोगों को ना हुकूमत रिलैक्स कर देती है, उनको हुकूमत कहती है तुम मंथली रिटर्न जमा ना कराओ, तुम ना हर 3 महीने बाद आके एक रिटर्न जमा करवा दो, लेकिन एनुअल समरी इन्होंने भी जमा करवानी होगी। तो हुकूमत मंथली वालों से भी एनुअल मांग सकती है रिटर्न, और क्वार्टरली वालों से भी एनुअल, लेकिन जिनसे क्वार्टरली मांगेगी अब उनसे मंथली नहीं मांगेगी। नोट कर लो। जो जो अगला पॉइंट बन रहा है जी उमर भाई, एक्स्ट्रा क्लास नहीं एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, FR 2 की हैं 2, इनकी नहीं है, अच्छे बच्चे इनकी नहीं। ओके, और खैरियत से इनको इंशाल्लाह ना हम बुध को बुलाएंगे दोबारा, ठीक है, 2 दफ़ा। नहीं, तो मंथली वालों को एनुअल जमा कराने को कहा जा सकता है, लेकिन मंथली वालों को यह भी कह सकते हैं कि आप मंथली जमा कराना बंद कर दो, इसकी जगह क्या जमा करवाओ, अब वो क्वार्टरली भी जमा करवाएंगे, और अगर बोर्ड कह दे तो एनुअल भी जमा करवाएंगे। द बाउट मे रिक्वायर एनी पर्सन टू सबमिट रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। वैसे तो मंथली है, लेकिन हो सकता है किसी बंदे को कह दिया जाए क्वार्टरली जमा करवाओ इंस्टेड ऑफ मंथली, फिर आप मंथली नहीं जमा करवाओगे। द बोर्ड मे रिक्वायर एनी पर्सन टू सबमिट रिटर्न एनुअली इन एडिशन टू मंथली और क्वार्टरली, लेकिन एनुअल होगी इन एडिशन टू दैट। अब मुझे ये लग रहा है कि मिस्टर ए 13 दफा रिटर्न जमा करवाएगा, अगर बोर्ड कह दे 12 दफा माहाना वाली और 1 दफा सालाना वाली, और मिस्टर बी 5 दफा रिटर्न जमा करवाएगा। कौन? और 5 दफा, अच्छा ठहर जो ना, मुझे बताने दें। 3-3 महीने के 4 क्वार्टर आएंगे और एक समरी जमा होगी जिसे एनुअल कहते हैं, अगले को इस तरह डरा के ना बात आराम से किया करें, खुद भी गुस्सा चढ़ा होता है बोल बोल के, रिलैक्स जिंदगी गुजारें, तपा ना करें और अपने दिमाग में टेंशन हो, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, आज मैं गुस्सा हो गया, पेड़ा मारे तीनों बंदा गुस्सा भी उस पर आता है आप लोगों को जिस पे चलती है आपकी। आगे को पहलवान हो ना तो उधर गुस्सा भी नहीं आपको आता, ये ऐसी आप लोगों ने बनाई हैं चीज़ें। ओके, पेज 465-3 में तो सुबह से सर में दर्द हो रही है जब से ये मसला हुआ। पेज 465.3 और 4 इंशाल्लाह यही तो आज करना है जिसके लिए आपको घर से बुलाया है, तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे। अभी ज़रा क्लास पूरी हो जाए। द बोर्ड में रिक्वायर, मैं तो आ गया हूँ तो मेरे से ही तो क्लास पूरी होती है, हर कोई अपने आप को कह रहा है। द बोर्ड में रिक्वायर सर्टन पर्सन्स टू फर्निश समरी ऑफ इंपोर्ट परचेज एंड सेल। ओके, अच्छा जी, कल हमने 2 बातें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करने हैं, फिर हमने पढ़ा था टैक्स इनवॉइस क्या है। ऑलमोस्ट मिलती जुलती बातें आपको घर में दोनों में मिली होंगी। और आज एक तीसरी बात है, हर महीने जो आपने रिटर्न जमा करवानी है उसमें क्या लिखा होना चाहिए। तो हर महीने जो आपने रिटर्न जमा करवानी है उसमें आपका नाम पता एड्रेस लिखा हो, सेलर का, बायर का नाम पता और एड्रेस लिखा हो, सबर ज़रा, उसमें डेट लिखी हो कि किस किस दिन आपने बिल बनाए थे, ये वही जो लाइन उस दिन कल हमने याद की थी,
टैक्स क्रेडिट्स वगैरह लिखे हो, सेल लिखी हो, आउटपुट मुझे पता है टैक्सेबल सेल का आउटपुट होता है, एग्जाम्प्ट का नहीं होता, जीरो रेट का जीरो होता है। परचेज लिखी हो, इनपुट लिखा हो, और कोई पुराना टैक्स जमा कराया वो लिखा हो, और कोई टैक्स रहता है वो लिखा हो। तो ये सारा रिटर्न जो हम न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बनाते थे ये वो है। तो दीज आर कॉल्ड एज, अगर कभी पेपर में सवाल आया नहीं आज तक वैसे, पर्टिकुलर्स ऑफ मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न। हर महीने की सेल्स टैक्स रिटर्न जो आपने जमा करवानी है उसके क्या पर्टिकुलर्स हैं। अच्छा, एक सूरत में ना आपने एनआईसी नहीं मांगना, इस पर ना थोड़ी सी डिस्कशन है, एक दिन समरी बना के मैं करूंगा आपके साथ। बहरहाल फिलहाल एक बात बस याद रख लें, एक सूरत में आपने एनआईसी नहीं मांगना। एक तो कल बात पड़ी थी, उसको भी मैं इससे मिक्स नहीं कर रहा, एक नई बात सुन लें। अगर दुकानदार हो, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर भी होते हैं ना, होलसेलर भी होते हैं, डीलर भी होते हैं, जो कौन पूछने वाला है हाइब्रिड में। अगर दुकानदार हो रिटेलर और बायर हो एंड कंज्यूमर, यानी मैं और आप लोग हो, अगर दुकानदार हो रिटेलर और बायर कौन हो, एंड कंज्यूमर, और लाख रुपए से कम की चीजें दुकानदार बेच रहा हो, तो ऐसी सूरत में अगर आप अनरजिस्टर्ड भी हैं तो दुकानदार आपका एनआईसी वगैरह नहीं मांगेगा। 3 बातें बता दें, दुकानदार हो रिटेलर, बायर हो एंड कंज्यूमर, वो तो अनरजिस्टर्ड ही होगा बेचारा, उसने रजिस्टर कराना भी उसे जरूरी नहीं है, तो इसे अगर एनआईसी आप ना भी मांगे तो खैर है। लेकिन अगर प्राइस चीज की 1 लाख टैक्स डालकर, 1 लाख रुपए टैक्स, यानी 70,000 की चीज है, उस पर 3,000 टैक्स है, 73,000 बन गया, तो 73,000 लेस देन 1 लाख, तो टैक्स डालकर अमाउंट किससे कम होनी चाहिए, 1 लाख से। तो आमतौर पे तो आपको पता है एनआईसी वगैरह मांगना होता है अनरजिस्टर्ड बंदे का, लेकिन एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है आज, एक्सक्लूडिंग। बेचने वाला कौन हो, खरीदने वाला कौन हो, और ट्रांजैक्शन की वैल्यू सेल्स टैक्स डाल के 1 लाख रुपए से कम हो। तो अगर मैं दुकान पे जाके हीटर खरीदूं तो मैं एंड कंज्यूमर हूं, हाँ। दुकानदार रिटेलर है, हाँ। हीटर 1 लाख रुपए से कम का है, हाँ। तो क्या दुकानदार मेरे से एनआईसी मांगेगा, नहीं। ये बल लिखा हुआ, तो एंड कंज्यूमर के ऊपर लिख लें मैं सॉरी। अच्छा, अगला सवाल, अगर एक बंदे ने 11 महीने रिटर्न जमा करवाई है और साल के आखिरी महीने दुकान बंद करके यूरोप चला गया है सैर करने, और महीने बाद वापस आया, उस महीने की रिटर्न जमा कराए जिस महीने सेल और परचेज जीरो हुई, दुकान बंद रही। बिल्कुल करवाई, वरना तो टैक्स वाले समझेंगे आप गड़बड़ कर रहे हो, कोई आपने इस महीने की रिटर्न जमा नहीं करवाई। तो इसलिए बेहतर है कि जिस महीने में आपकी सेल परचेज ना हो उस महीने की भी आप रिटर्न जमा कराएं, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन उस रिटर्न का नाम क्या होगा, नल रिटर्न। अगर किसी महीने आपका सेल्स टैक्स पेबल नहीं बन रहा तो आप एक रिटर्न जमा करवा दें जिसका नाम क्या होगा बोले, लेकिन आप टैक्स जमा ना करवाएं फिर साथ। और रिटर्न जमा कहां करवानी होगी जी, बैंक में, और टैक्स बैंक में जमा करवाना होगा, जो कि सेल्स टैक्स पेबल न्यूमेरिकल के एंड पे निकलता है हमारा, वो बैंक में जमा करवाना होगा। हमने समझा था किसी गड्ढे में डालना है, हुकूमत निकाल लेगी खुद। ये तो मैं नहीं पढ़ा रहा, चैप्टर 15 का सेक्शन 119 है ये, हेडिंग भी वही है और सारी अंग्रेजी भी वही है। शायद आपको याद आ रहा है, एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, सिकनेस और अदर रीजनेबल कॉज, एज इट इज वही है। मेरे ख्याल से शायद याद हो, एक्सटेंशन 15 दिन की छूट मिल सकती है, रिटर्न जमा करानी हो तो 15 दिन की छूट मिल सकती है। इधर भी 15 दिन की है, कहाँ लिखा हुआ है, इधर भी 15 दिन की है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, एज इट इज कॉपी पेस्टेड। आगे आ जाए, स्पेशल रिटर्न, कौन सी रिटर्न जी, स्पेशल रिटर्न। ये भाईजान एडिशन के, इन एडिशन टू मंथली है, सेक्शन 26 में हमने मंथली रिटर्न पढ़ी थी, ये इन एडिशन टू मंथली है। इन एडिशन टू मंथली रिटर्न, a registered person shall furnish special return within such date and covering such period as specified by board, covering such period 4 days। कोई क्रिकेट मैच हो रहा था, बाहर के मुल्कों से लोग आए हुए थे देखने के लिए, तो वो पता नहीं क्या मौज में आए, उन्होंने गाड़ियां खरीद ली तरह के और जाते हुए फिर बेच दी उन्होंने, तो ठीक है बस। फिर ऐसी कोई अगर ट्रांजेक्शन हुई है ना साल में, कुछ 2-4-6 दिन के लिए, तो फिर एफबीआर कहेगा कि महीने की रिटर्न तो तुमने जमा करानी है, ये जरा 2-4 दिन की ना डिटेल जरा मुझे अलग से दो कि हुआ क्या, कहानी क्या चली है। तो इस रिटर्न का नाम क्या है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की रिटर्न गवर्नमेंट आपसे मांग ले, डेट इज कॉल्ड एज स्पेशल रिटर्न। इसमें क्या होगा, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड, परचेज, सरोमेर की एक्स्ट्रा क्लास होगी R1 की आज 2:15 बजे से ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड मींस ऑनवर्ड्स। सरोमेर कह रहे हैं कि आज R1 की एक्स्ट्रा क्लास होगी रूम 1 में, बच्चों को अनाउंस कर दें और बड़ों को भी। ओके, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड, परचेज, सेल और पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये रिटर्न में लिखा होगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई बुला, ओ भाई इधर तो हमारी क्लास है 8 होगी,
तो उनसे मशवरा करें, पूछें फिर क्या करना है। और बात सुनो, हमारा वो 145 से लेके 530 तक रूम जैम है, वैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यार आप लोगों से नहीं पूछ रहा मैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं, रहने दो, हम अपनी क्लास में इधर का अनाउंस कर देंगे, सर को डिस्टर्ब ना करो। ओके नेक्स्ट जी, जबरदस्त है फॉर वन, द कॉमी में कॉमी में रिक्वायर एनी पर्सन, कॉमी में रिक्वायर एनी पर्सन, कॉमी किसी पर्सन को कह सकते हैं, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। वो 4 दिन मैच हो रहा था, कारपेट वाला भी वहां पहुंचा हुआ था, अब कारपेट वाले ने भी कारपेट बेच दिए, गवर्नमेंट ने कहा तू अनरजिस्टर्ड है लेकिन तू भी जरा रिटर्न तो जमा करवाना। तो ये स्पेशल ही है ना, फिर स्पेशल तो स्पेशल रिटर्न है, आप जिस मर्जी से मांगो, फिर खड़े हो गए भाईजान हुसैन साहब से मांग लेंगे, भाईजान हाँ सेल्स टैक्स रिटर्न स्पेशल जमा करवाएं, तो जमा करा देंगे। सेल 0, परचेज 0, सी ए गोइंग। द कमिश्नर में रिक्वायर एनी पर्सन whether registered or not to furnish a return and the person shall furnish it by the due date specified by the commissioner। अक्सर पेपर में ये सवाल आ रहा है स्पेशल रिटर्न कब जमा करवानी है, और बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं और जो बड़े हैं वो लिख के आ रहे होते हैं एज द डेट स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर। तो कॉमी डेट बता देगा। कुछ बच्चे बोंगी मारते हैं, 15 तारीख लिखाते हैं, तो अच्छे बच्चे लिखाते हैं कि डेट इसकी कमिश्नर ही बताएगा, हमें क्या पता। क्या मतलब तो क्या होता है, नहीं आता तो ये लिख दो, नहीं आता तो कुछ ये भी लिख सकते हैं एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, लेकिन यहां कमिश्नर लिखा हुआ है। अच्छा जी, बाय बाय रिटर्न, जो बंदा अपना बिजनेस बंद करके जा रहा हो वो जाते जाते एक रिटर्न जमा करवाए, इसका नाम क्या होगा, फाइनल रिटर्न। अ पर्सन अप्लाइंग फॉर डी रजिस्ट्रेशन शेल बिफोर डी रजिस्ट्रेशन फर्निश अ फाइनल रिटर्न टू कॉमी। पेपर में कभी कभी ये सवाल भी आता है फाइनल रिटर्न कब जमा करवानी है, टाइम विल बी डायरेक्टेड बाय कॉमी, बताएगा कब जमा करवानी है, कह देगा 12 तारीख को 12 को आ जाएंगे हम, 15 को बुलाएगा 15 को आ जाएंगे। आपने कोई एजेंट रखा हुआ है अपना, रखा हुआ एजेंट, अच्छा ठीक है। अगर आपका एजेंट जाके रिटर्न जमा करवा दे तो समझा जाएगा वो आप ही थे, अनलेस कि आप खुद आके कह दें ये ना मेरा एजेंट है ना मेरे बड़ों का एजेंट है, इसने अपना नाम एजेंट रखा हुआ है पता नहीं क्यों। अ रिटर्न फाइल्ड बाय एन एजेंट shall be assumed as having been filed by the person खुद, unless contrary is proved by taxpayer। unless से आप खुद आके जाके कह दें कि ये एजेंट लगता है, कपड़े देखें इसके, ये एजेंट लग रहा है मेरा। अच्छा जी, ये आपको मैं इनकम टैक्स में पढ़ा चुका हूं और ये एक दिन सेल्स टैक्स में ज़बानी बता दिया था। तो कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जो वर्किंग 3 में सेल होती है अनरजिस्टर्ड को, ये एक बंदे को एक महीने में 10 मिलियन से ऊपर की नहीं कर सकते आप, बस ये बताया था। ये जो वर्किंग 3 में सेल होती है ना अनरजिस्टर्ड को, सेल अनरजिस्टर्ड, ये एक बंदे को एक महीने में 10 मिलियन से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर कर देंगे तो आपका सेल का इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो सेल टू अनरजिस्टर्ड मिस्टर एम 11 मिलियन, ये सही नहीं है, नहीं। ये इंशाल्लाह इसका ना हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे इसी दिन, अगले सफे पे इसका न्यूमेरिकल है। अनरजिस्टर्ड बंदे को आपने सेल कर दी है 10 मिलियन से ज्यादा, 12,000 की, छोड़े परे चले, छोड़े 10 मिलियन से ज्यादा, 10 मिलियन हो सकती है या नहीं ये तो अभी हम लॉ की इंग्लिश पढ़ के देख लेते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन मेक सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अप टू 10 मिलियन, 10 मिलियन तक कर सकते हैं आप, 10 मिलियन से ज्यादा की सेल आप नहीं कर सकते पर पर्सन, एक बंदे को। अगर अलग अलग बंदों को 8-8 मिलियन की सेल कर दें तो कोई मसला नहीं। ये जो दूसरी बात है ना, ये सिर्फ थ्योरी की हद तक याद रखें, क्योंकि साल का न्यूमेरिकल और साल की रिटर्न हमने अभी पढ़ी तो है, वैसे अभी पढ़ी है हमने एनुअल रिटर्न, लेकिन एनुअल रिटर्न हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये एनुअल रिटर्न बनाने वालों के लिए ये कोई रूल है, इसको बस थ्योरी की हद तक याद रखें। तो महीने में किससे ज्यादा सेल नहीं हो सकती, 10 मिलियन से ज्यादा, और साल में 100 मिलियन से ज्यादा सेल नहीं हो सकती। वैसे अगर लॉजिक पे लॉ मेकर चलता तो महीने की 10 है तो साल की 120 मिलियन इसको लिखनी चाहिए थी, लेकिन इसने ज्यादा सख्त प्रोविजन बना दी। महीने में 10 मिलियन से ज्यादा की चीजें नहीं बेच सकते बुरे लोगों को, और साल में 100 मिलियन से ज्यादा नहीं बेच सकते। क्या चीज, हाँ सेल्स टैक्स में जो अनरजिस्टर्ड है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो सेलर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट। तो ये बात वही है, सेक्शन 73 है, अंडरलाइन कर लें, सेक्शन 73 है। सेक्शन 73 में डिटेल दी हुई थी ना कि कौन कौन सी परचेज नॉट अलाउड है। सेक्शन 8 भी, सेक्शन 73 भी, कल जो आपने टेस्ट के लिए तैयार किया। अच्छा, अगर आप, ये टेस्ट बहुत कमाल है, अगर आप गवर्नमेंट के इदारों को सेल कर दें, या किसी प्रोविंस के इदारों को सेल कर दें, या लोकल गवर्नमेंट के इदारों को सेल कर दें, या डिप्लोमेटिक्स पाकिस्तान में, डिप्लोमेट्स आए हुए पाकिस्तान में, उनको सेल कर दें, या कोई प्रिविलेज पर्सन हैं जिनको हुकूमत ने प्रोटोकॉल दिया हुआ है, को बाहर के मुल्क से लोग आए हुए हैं, अगर आप इनको सेल कर दें
तो फिर ऐसी सूरत में आप चाहे 10 मिलियन से ज़्यादा भी सेल कर दें, कोई मसला नहीं। तो बस इनके नाम याद रखें, ये मत सोचें कि ये कौन लोग हैं, बस इनके नाम 5 नाम बता दें। फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिप्लोमेट्स एंड प्रिविलेज्ड पर्सन्स। ओके, अच्छा जी, हमारे ये 2 सेक्शन रह गए हैं पेज 465 पे, पॉइंट 3 और 4। तो क्लास खत्म होती है तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से पेज। रिटर्न रिवाइज करना, ये एक सवाल है हमारा कि हमने रिटर्न रिवाइज करनी है। रिटर्न रिवाइज करने में जी 2 ऑप्शंस हैं। आपने रिटर्न जमा करवाई 15 अक्टूबर को और आपको 17 अक्टूबर को याद आ गया मैंने रिवाइज करनी है। इसे मैं कहूंगा आपको 60 दिनों के अंदर अंदर याद आया। भैया समझ लो या लिख लो, आपको 60 दिनों के अंदर अंदर याद आया। और अगर आपने 15 अक्टूबर को रिटर्न जमा करवाई और 60 दिनों के बाद याद आया तो इसे हम कहेंगे 60 दिनों के बाद, यानी 61th डे आपने रिटर्न जमा करवाई या 120 दिन के अंदर अंदर। तो रिटर्न रिवाइज करने में 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1, आप 60 दिनों के अंदर जमा करवा दें, या 60 दिनों के बाद और 120 दिनों के अंदर अंदर जमा करवा दें। ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आप 60 दिनों के बाद रिटर्न जमा करवाएंगे ना तो आपको कमिश्नर की इजाजत चाहिए, यानी आप रिवाइज वाले रिटर्न लेके जाएंगे, कमिश्नर को कहेंगे इसमें मैंने होंडा वाली सेल नहीं डाली थी मादरत, तो मैं रिटर्न रिवाइज कर लाया हूं, तो आप जरा मुझे अप्रूव कर दें। तो इसमें आपको कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए। लेकिन अगर आप 60 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज करने चले जाएं, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15-20 दिन में रिटर्न रिवाइज करने चले जाएं, और आप टैक्स कम करके जा रहे हो, फिर आपको अप्रूवल चाहिए, क्योंकि हुकूमत को नुकसान हो रहा है। अगर आप टैक्स कम करके अपना जा रहे हो तो हुकूमत से आप अप्रूवल लें कि हुकूमत में अपना टैक्स कम करने लगा हूं क्योंकि मैंने टैक्स गलत निकाल लिया था, सॉरी। अगर आपको इजाजत मिलेगी तो रिटर्न आपकी रिवाइज होगी। और अगर आप रिफंड ज्यादा मांगने जा रहे हैं तो भी आपको हुकूमत से इजाजत चाहिए, क्योंकि इन दोनों सूरतों में हुकूमत गमगीन होती है। एक सूरत इधर भी ऐसी है जिसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एक सूरत इधर ऐसी है जिसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वो क्या सूरत है? अगर आप हुकूमत को ज्यादा टैक्स देने जाए ना 60 दिनों के अंदर, हुकूमत को ज्यादा टैक्स देने जाएं या रिफंड अपना कम करवा लें, तो ऐसी सूरत में हुकूमत खुश होगी, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस जाएं हुकूमत को टैक्स जमा कराएं, मजे करें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो अब बता दें जी, अगर 60 दिनों के बाद और 120 दिन के अंदर अंदर मैंने रिटर्न रिवाइज करनी है तो क्या मुझे इजाजत की जरूरत है? ऐसी सूरत में दोनों सिनेरियोज में इजाजत की जरूरत होगी। चाहे मैं टैक्स कम कर रहा हूं, चाहे मैं टैक्स, ऐसी सूरत में इजाजत चाहिए। लेकिन इधर थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, छूट है अवेलेबल। इधर इस सिनेरियो में इजाजत नहीं चाहिए क्योंकि आप हुकूमत को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर आप हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं तो आपको इजाजत चाहिए। तो सिर्फ यहां पे ग्रीन सिग्नल दिया हमने कि कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। सेक्शन 26 का 3, जनरल रूल बताएं। जनरल रूल बताएं, जनरल रूल। अप्रूवल चाहिए, जनरल रूल पढ़ें। अप्रूवल चाहिए, ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है, अप्रूवल चाहिए। लेकिन एक रिलैक्सेशन भी है, हमने पढ़ी है वैसे। जनरल रूल ये है कि आपको अप्रूवल चाहिए रिटर्न अगर आपने रिवाइज करनी है। क्यों रिवाइज करनी पड़ी आपको? टू करेक्ट एनी ओमिशन और अ रॉन्ग डिक्लेरेशन। कोई चीज आपने ओमिट कर दी है या रॉन्ग बता दी है, इट कैन बी रिवाइज विद इन 120 डेज ऑफ डेट ऑफ फाइल। रिटर्न 120 दिन में रिवाइज हो सकती है। ये किसने जनरल रूल बता दिया? 120 दिन के बाद की कहते हैं, मैं बात ही नहीं कर रहा। रिटर्न आप कितने दिनों में रिवाइज कर सकते हैं? 120 दिन में। एक सूरत में रिलैक्सेशन है जिसे मैं ग्रीन सिग्नल देने लगा हूं, अप्रूवल शेल अगर आप रिटर्न कितने दिनों में रिवाइज कर दें। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आप टैक्स को क्या करें, अगर टैक्स बढ़ा के ले जाएं तो फिर अप्रूवल की जरूरत, और अगर रिफंड आप कम वापस मांगे तो भी अप्रूवल की जरूरत नहीं। तो अप्रूवल की रिलैक्सेशन सिर्फ कहां अवेलेबल है? जहां पे आप, नहीं, 2 बातें पूरी करें, जहां पे आप 60 दिनों के अंदर जा रहे हैं, और दूसरी बात टैक्स आप जो है वो ज्यादा जमा कराने जा रहे हैं। ओके, आगे इंग्लिश आसान कर लें। देन का मतलब होता है वर्सेस द ओरिजिनल रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न आगे फिर काट दें, जरा इंग्लिश आसान हो जाएगी। ये ज्यादा काम किसकी बनिस्बत होना चाहिए? जो ओरिजिनल रिटर्न जमा करा के। ओरिजिनल रिटर्न कौन सी होती है? जो 15 को जमा कराई थी। आखिरी कॉन्सेप्ट जी बड़ा मजे का है, पॉइंट 4। इसके बाद हम बाय बाय कह देते हैं इस चैप्टर को। पॉइंट नंबर 4,
इसके लिए जरा अटेंटिव हो जाए सारे। आपने रिटर्न जमा करवाई 15 फरवरी को, आपने रिटर्न जमा करवाई 15 फरवरी को। यहां कहीं आपको ख्याल आया, ओहो, यानी आप बैठे बैठे ना एकदम उछल गए। बेगम पूछा सरताज की होया? बेगम कदी कदी होंदा है। समीउल्लाह, ये मैंने क्या कहा है? कदी कदी होंदा है का मतलब पता नहीं, तो बताया करो ना, बात समझ नहीं आई। बोलो समझ नहीं आई। बेगम ने कहा सरताज आप क्यों उछले, आप क्यों उछले? सरताज ने कहा बेगम कभी कभी होता है। अब समझ आ गई? अच्छा, अब बेगम ने पूछा सरताज से, सरताज क्यों उछले तुम? तो सरताज ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं। मुझे ना एक ख्याल सा आया है कि मैंने 15 फरवरी को रिटर्न गलत जमा करा दी थी और मैं इसको रिवाइज करना चाह रहा हूं, और मुझे तरस आ रहा है हुकूमत पे कि मैंने इसको कम टैक्स जमा करवाया। हुकूमत रो रही होगी, तो मैं चाहता हूं कि मरने से पहले रिटर्न रिवाइज करके जाओ। सरताज चला जाओ, जा सरताज, निकल घर से और रिटर्न रिवाइज करके वापस आ, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। इसको कहता है लॉ ऑफ वॉलंटरी रिवीजन। क्या कहते हैं लॉ? यानी कि बैठे बैठे ख्याल आ जाए, बैठे बैठे ख्याल आ जाए, बैठे बैठे ख्याल आ जाए। ये तो होता है ना, बैठे बैठे आपको ख्याल आता है, मामू से जाके माफी मांग लो, बैठे बैठे कुछ भी, मामू ने कुछ भी नहीं कहा अभी, ठीक है, मामू आपके घर नहीं आए कि बेटा तुमने अच्छा नहीं किया था, लेकिन आपको खुद ही ख्याल आया, बैठे बैठे पहुंच गए, मामू मुझे ख्याल आया, फिर मैं मामू सॉरी, आइंदा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज वॉलंटरी रिवीजन। इस रिवीजन पे लॉ मेकर बड़ा खुश होता है कि बंदे का नाम अगर अमजद है तो इसका अंदर का अमजद जाग गया, इसका अंदर का अमजद जागे, हमने नहीं हिलाया, हमने नहीं हिलाया, खुद ही जाग गया है। टैक्स वाले कहते हैं मरहबा मरहबा मरहबा, एफबीआर आना आपका मुबारक हो, आप अपना टैक्स जमा करवा दें, ले जाएं भाई को, इनका टैक्स ले लें, घर से जो हिल के आया है, बैठे बैठे जो हिलने लग गया था घर में, तो आप इनका टैक्स ले लें, इनका लेट पेमेंट का इंटरेस्ट ले लें इनसे। नहीं नहीं सर, पेनल्टीज आपके लिए नहीं है, आपका तो अंदर का अमजद जागा है। आप अगर अकरम है, आपका अंदर का अकरम जागे, आप अगर रशीद है, आपका तो अंदर का रशीद खुद जागे। और चपेड़ खुद इधर देकर ना पंगे ले। तो ऐसी सूरत में मुझे बताएं, आपको हुकूमत के खजाने में कोई पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी? कोई पेनल्टी नहीं। लेट पेमेंट के इंटरेस्ट और पेनल्टी में फर्क होता है। लेट पेमेंट का, यार शर्म नहीं आती, डाउनलोड करके आगे से देख रहे हैं पिक्चर में क्या है, इधर देखें, अब आगे देख लिया तो फायदा क्या होगा? फिर तो सस्पेंस है, यहां छुपा पड़ा है। अब आप मुझे बताएं इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? वॉलंटरी रिवीजन। अपनी मर्जी से आपने रिटर्न रिवाइज कर दी। पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज में मैं फर्क बता रहा था। डिफॉल्ट सरचार्ज होता है लेट पेमेंट का इंटरेस्ट, और पेनल्टी होता है जुर्माना। जुर्माना 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 लॉ में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से शायद पता नहीं 50,000 या लाख रुपया है, हमारे सिलेबस में नहीं है। लाख रुपया जुर्माना है ऐसी हरकत करने का। तो लाख रुपया अगर जुर्माना है तो उसका आपको ₹0 जमा कराना पड़ेगा, आपको पेनल्टी गवर्नमेंट के खजाने में कोई जमा नहीं करानी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बैठे बैठे उछलें और उछल के फिर बैठ जाएं। बेगम जी सरताज क्या हुआ? कुछ नहीं बेगम, एक वाइड से थॉट आई थी, मुझे हुकूमत पे रहम आया था, लेकिन फारग वो हुकूमत मेरी नजर में। और वक्त गुजरता रहा, आपका अंदर जगाता रहा, लेकिन आप उसको मारते रहे, अंदर जगाता रहा, आप उसको मारते रहे। ठीक है जी। इसलिए उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है, जब इंसान का कभी गुनाह का तकाजा पैदा होता है तो उसके अंदर अल्लाह ने एक मुफ्ती रखा हुआ है, वो उसको रोकता है। लेकिन जब वो 2, 3, 4 दफा इसको लिफ्ट नहीं कराता ना, मुझे अंदर का एहसास है, तो फिर वो उससे यूज्ड टू हो जाता है। फिर वो जो अंदर का मादा है ना, वो ऐसा ऐसा मरना शुरू हो जाता है, फिर उसको जगाने के लिए माहौल चाहिए होता है। ओके, आगे चलें जी। एक दिन की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, इट वॉज 30th अप्रैल, मियाँ बीवी वॉज ईटिंग ऑरेंजेस खा रहे थे, ठीक है, माल्टे, धूप में बैठ के माल्टे खा रहे थे। टोंग, बेल बजी, बेगम तू जा, नहीं सरताज आज तू जा, दरवाजा खोल। अच्छे भले मर्द बैठे होते, बेगम को बाहर भेज देते, बेगम तू जा। अच्छा, सरताज ने हिम्मत की, सरताज उठा, डाकिया आया जी, क्या लेके आया? भाईजान आपका ऑडिट शुरू। मेरा ऑडिट सेल्स टैक्स का? मैं तो रिटर्न रिवाइज कराने जा रहा था। ना 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 ना, अब आपका ऑडिट शुरू हो गया है। अब तो भाई ड्रामा आ गया ना। अब क्या आ गया? आपको आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी और दलदल आ जाएगी नीचे। आप तो भाईजान आप थर काम रहे होंगे। वो नोटिस ऑफ ऑडिट आ गया। ओए मेरा ऑडिट, बेगम मेरा ऑडिट, मेरे बड़ों का ऑडिट नहीं हुआ कभी। बेगम के चाल मैं कहती से रिटर्न रिवाइज करा। हो सकता है कि आप घूरी से ही बाज आ जाएं।
क्योंकि मुझे पता है मैंने ऑडिट पढ़ा, आपको घूरी समझ नहीं आया, किसी ने भी नहीं घूरी सोचा। मैं बता रहा हूँ कोई इक्का दुक्का लोग होंगे जिन्होंने घूरी सोचा होगा, वरना आप कॉन्सेप्ट की मत ही मारते हैं। ऑडिट बोलते ही आपके जहन में घूरी आनी चाहिए थी। अब भाईजान आपको घूरी पड़ गई है, इससे पहले अगर आप जाते तो आप नेक इंसान थे, अब आप नेक इंसान नहीं है, अब आपको डराया है अगले बंदे ने, अब एफआईआर वाले पहुंच गए भाईजान, आपको ऑडिट शुरू होने लगा। अब जब आपको ऑडिट शुरू होने लगे, अब आप सोच रहे हैं कि घूरी तो पड़ गई है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि भौंकने से पहले ही ना कुछ हाल कर लेता हूं। अब आप चाहते हैं बिफोर बार्किंग आई शुड प्लान समथिंग, और आपने वो अंदर के उसको जगाया दोबारा, आपने कहा चल सीधा चलिए यार, खुद आप टैक्स वालों के पास चले गए, यार ये मैं टैक्स जमा करवाने आ गया हूं रिवाइज रिटर्न करके। टैक्स वालों ने कहा हाँ हुण आ गए, हुण तो पता है ना समीउल्ला, हुण भी नहीं पता, अब समझ लो, लेकिन वो अब में मजा नहीं है जो हुण में है। तो हुण आ गए हो, अब क्या करने आए हो तुम लोग, आजो आजो भाईजान आजो, पकड़े इनको, इनका टैक्स निकालें इनका बटवे से इनका डिफॉल्ट चार्ज ले इनसे, और जो पेनल्टी लॉ में लिखी हुई है, फर्ज करें ₹1,00,000, उसका 25,000 रुपये इनसे निकलवाएं, 25,000 रुपये इनसे निकलवाएं। हमारी घूरी की वजह से आए हैं, वरना नहीं उड़ाना होता, हमारी घूरी की वजह से। You have missed a lot. You have missed the main thing of the class of the syllabus of the world. यार अपने तकाजे दबा के बैठा करो क्लास में। ओके नेक्स्ट। अच्छा आपको पता है कुछ लोग होते हैं ढीठ, उनको डीओजी आके घूर भी रहा होता है ना, तो वो आगे से घूरने लग जाते हैं। डीओजी फिर वाव वाव शुरू कर देता है, और भाईजान वाव शुरू हो गया, इसने यानी कि घूरने के बाद भी आप बाज नहीं आए, और आपने जाके रिटर्न रिवाइज नहीं की, आपने रिटर्न रिवाइज नहीं की, और आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा भोंग के लेगा ना, भोंग दिया उसने, ओए तेरी खैर, आपने कहा ले भाई मारे गए, अब तो बार्किंग पे काम जाने लगा है, बार्किंग से बाइटिंग पे काम जाने लगा है। अब मोहतरम आपके पास आखिरी मौका अवेलेबल है, अगर आप बाइटिंग अवॉइड कराना चाहते हैं, अगर आप क्या अवॉइड कराना चाहते हैं भाईजान, बाइटिंग अवॉइड कराना मस्ट है आपके लिए, क्योंकि बाइटिंग अवॉइड कराने के फायदे जरा सुने। बाइटिंग असल में ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप टैक्स के सर्कल में बदनाम हो जाते हैं। आम लाइफ में अगर मैं बात करूं तो आम लाइफ में ये होता है कि आंटी रशीदा महल्ले की औरतों को बताती हैं वो जो रुखसाना का बेटा नहीं था उसे कुत्ते ने काट लिया, और फिर वो पूरे महल्ले के अंदर बात आग की तरह फैल जाती है। इसे कहते हैं बदनामी, ये टीके से भी ज्यादा होती है। मैं बता रहा हूं कि टीके से भी ज्यादा होती है। जैसे 7 वाला जब फेल होता है ना किसी टेस्ट के अंदर, तो ये बदनामी होती है, तो ये टीके से भी ज्यादा फील होती है। टीका तो अपनी जगह। अच्छा अब आपको क्या हो गया अब बार्किंग हो गई है, और आपने किससे बचवाने अपने आप को, बाइटिंग से बचवाने। अब आपके पास आखिरी मौका जी, आप जाएं और जाके क्या जमा करवा दें, रिवाइज रिटर्न जमा करवा दें। अब आपको सबसे बड़ी रिलैक्सेशन ये मिलेगी कि अब आपको बाइटिंग नहीं होगी, बाइटिंग से आपकी जो बदनामी होनी थी वो नहीं होगी। मतलब आपने टैक्स जमा कराना है, ये नहीं कि आपको टैक्स माफ हो जाएगा। जी भाईजान आप आ गए हैं, जी मोहतरम आ गए हैं, अब हमें शर्म हया आ गई है, आप टैक्स दे दें, आप डिफॉल्ट सरचार्ज दे दें, और पेनल्टी जो लॉ में लिखी हुई है ना उसका आधी पूरी पेनल्टी पूरी जमा कराएं। फायदा क्या हुआ बेचारे को, टैक्स भी देना पड़ा, डिफॉल्ट सरचार्ज भी देना पड़ा, पेनल्टी भी देनी पड़ी, फायदा क्या हुआ, हाँ भाईजान बदनामी नहीं होगी। बहुत बड़ा फायदा ये, जिसके अंदर हो ना इज्जत उसी को बताता है ये। तो अब आपकी बदनामी नहीं होगी, क्योंकि टैक्स के सर्कल्स में ना बदनामी ये होती है कि वो नहीं जा रहा शहीद, पता है वो कौन है, वही उसको असेसमेंट ऑर्डर पड़ा था, तो टैक्स के सर्कल्स में ये बहुत बड़ी बदनामी होती है कि दुकानदार मशहूर हो जाता है, वो दुकानदार नहीं, वो पिछली गली के अंदर दूसरी दुकान है, उसे असेसमेंट ऑर्डर आया था उस दुकानदार से ना मिलना। अब मैं मना कर देती है इसकी दुकान पे जाके चीजें ना खरीदना। तो असेसमेंट ऑर्डर से मुझे पढ़ाने दी, असेसमेंट ऑर्डर से बचने का तरीका बताएं। असेसमेंट ऑर्डर से बचने का तरीका, शो कॉज नोटिस के बाद आप जाके क्या जमा करवा दें, रिवाइज रिटर्न। तो आप किससे बच जाएंगे, बाइटिंग से बच जाएंगे। आगे बाइटिंग नहीं करवानी हमने क्योंकि वो चला गया। चलें जी, ये पिक्चर मुकम्मल हुई और ये चैप्टर भी मुकम्मल हुआ। ये बात 2 जगह लिखी हुई है लॉ में, 26 के 4 में ज्यादा अच्छी लिखी हुई है और 25 के 5 में भी लिखी हुई है। 26 के 4 निकालें तस्वीर खींच के, वेबसाइट पे अपलोडेड है ये, सुबह सुबह करके आया हूं मैं, 7:05 पे तकरीबन अपलोडेड है। मुझे आपके फ्यूचर की फिक्र है, आपने अपने फ्यूचर से नहीं खेलना बस। ओके जी, नहीं उसकी तस्वीर नहीं, वो वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। आगे चलें जी, पेज 465 पे आ जाएं, पेज 465।
अच्छा भाईजान इधर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है whenever it comes to his ख्याल, ये ना नोटिस कोई नहीं है। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, ऊपर नहीं देख रहे। कुछ बच्चे ना ये नोटिस का लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, यहाँ तो समझ लेते हैं ये वाला नोटिस या ये वाला नोटिस। ना ना, इस नोटिस से मुराद है नोट करना, यानी ख्याल। इस नोटिस से मुराद है ख्याल। जैसे आप नहीं कहते मैं नोट कर रहा हूँ 2 दिन से तुम जो है 2 जैकेटें पहन के आ रहे हो, मसला क्या तुम्हें, तो इसे कहते हैं नोटिस। नोटिस से मुराद ये है व्हेनेवर इट कम्स टू हिज ख्याल, जब भी आपको ख्याल आ जाए और आप बैठे बैठे उछलें, लेकिन बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, अभी तक घूरी भी नहीं पड़ी थी, कोई घूरी नहीं पड़ी, आपने खुद जाके डीओजी को दूध पिलाना शुरू कर दिया, तो दोस्त बन जाएगा आपका। व्हेनेवर इट कम्स टू हिज ख्याल, जब भी आपको खुद ख्याल आ जाए, इसी कॉन्सेप्ट का नाम शायद लॉ में करने रखे वॉलेंट्री, खुद ही आपके दिल में खुद ही ख्याल आ गया। व्हेनेवर इट कम्स टू हिज ख्याल बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, देखें बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ, ढीला नहीं छोड़ना हाथ, वो कोई और कॉन्सेप्ट है, ऐसे करें, यहां हाथ रख के, बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट। आप टैक्स पे कर दें, डिफॉल्ट से चार्ज दे दें, लेकिन आपका अंदर का अकरम खुद जागा है, इसलिए आपसे हम पेनल्टी नहीं लेते। हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, आप खुद ही रिटर्न रिवाइज करके लिए। जी जी जी, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं। अच्छा चले आए फिर ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर शो कॉज नोटिस। ट्राई करें, ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर शो कॉज नोटिस। लास्ट टाइम ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर शो कॉज नोटिस। ये 3-4 किस्म के हाथ हो गए हैं, एक आइन वाला है, ठीक है, और एक ये वाला है। आज ये वाला वर्जन आया, ये क्या था, बिफोर नोटिस ऑफ ऑडिट, ये क्या है, ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर शो कॉज नोटिस। अच्छा इसमें ना हंसना नहीं होता, इसमें पता है क्या करना होता है इसमें ना टेक्स्ट पॉइंट आउट कर देते हैं ऑफिसर। ये दोनों लफ्ज़ों में ना फर्क है, इसमें खाली टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट पॉइंटेड आउट बाय ऑफिसर। बिकॉज आपका ऑडिट शुरू हो गया ना, तो यहाँ पे कहीं उसने पॉइंट आउट कर दिया होगा कि मेरे ख्याल से इतना टेक्स्ट है, तो ये लफ्ज़ लिखाइएगा, खाली टेक्स्ट का लफ्ज़ नहीं लिखना आपने लफ्ज़ लिखा है टेक्स्ट पॉइंटेड आउट बाय कमिश्नर। और क्या जमा करवाने आपने, और पेनल्टी अगर ₹1,00,000 है 25,000, और अगर 4,000 रुपये है तो 1,000, 25% ऑफ पेनल्टी जमा करवाने। लेकिन अगर बात बहुत बढ़ जाए और वो शुरू हो जाए आफ्टर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, यानी आफ्टर वो तो समझ आते हैं समीउल्लाह, आपके इलाके वाले भी वो करते होंगे। अच्छा आफ्टर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, आफ्टर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, टैक्स एवेडेड प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज प्लस 100% पेनल्टी। अच्छा ये कौन सा सिनेरियो है आखिरी, ये कौन सा सिनेरियो है आखिरी, आफ्टर इशुएंस ऑफ। तो पहले में हाथ इधर था, दूसरे में हाथ इधर 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 इधर, तीसरे में नहीं, आफ्टर शो कॉज नोटिस। तो इफ दिस अमाउंट इज पेड, अगर आप ये अमाउंट पे कराएं तो एज्यूम किया जाएगा कि हम आपको नहीं भोंक रहे थे, हमारे जहन में तो कोई और चल रहा था। इफ दिस अमाउंट इज पेड द भोंकना शैल बी कैंसल्ड, हम अपना भोंकना वापस लेते हैं, वो करके वो सॉरी हम अपना वो वापस लेते हैं। इमीडिएट का मतलब बता दें, कैंसल। ओके वो लीमा बाजी नहीं आंटी रुखसाना की बेटी, पेज 499 पे आंद्रा, क्वेश्चन 47 का बी, प्लीज आगे से बात बढ़ाया ना करें, पेज 47 का बी पढ़ें जी। सवाल आई के अपने एक सिनेरियो पे सवाल बनाने की कोशिश की अपनी तरफ से, पेज 499 क्वेश्चन 47 का बी। इस सवाल के अंदर मैंने देखना है आपके अंदर एक स्किल मौजूद है या नहीं। इस सवाल में मैंने देखना है आपके अंदर स्किल मौजूद है या नहीं।
हलीमा का सेल्स टैक्स ऑडिट हो रहा था, गुरी पड़ गई है भाईजान, पहले तो ये आपको सोचना चाहिए था, गुरी पड़ चुकी है, अब वॉलंटरी रिवीजन नहीं कर सकती, वो ऑडिट शुरू हो गया। ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ हलीमा गुरी पड़ चुकी है। ड्यूरिंग ऑडिट स्काई ब्लू वाला सिनेरियो चल रहा है, ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिट शुरू हो चुका है। ऑफिसर ने आइडेंटिफाई किया है कि हलीमा बाजी आपने जो टैक्स जमा करवाया था वो तो बहुत कम था। शी एक्नॉलेज, बाजी ने कहा हाँ मैं मानती हूँ, मैंने 2 नंबरी की थी, मैं मानती हूँ, लेकिन जमा नहीं कराऊंगी बट फेल टू डिपॉजिट, लेकिन जमा नहीं कराना, फुल स्टॉप। ठीक है भाजी फिर तैयार हो जाए, वो इशू टू हर, आज शो कॉज नोटिस वाज इशू टू हर। ठीक है फिर आ जाओ फिर, ठीक है नहीं जमा कराना तो आ जाओ फिर। आज शो कॉज नोटिस वाज इशू टू हर फॉर द पेमेंट ऑफ बकाया अमाउंट। अब आपको शो कॉज नोटिस इशू आ गया, अब ये चाहेंगी कि मैं कटवाने से अपने आप को बचा लूं, बचाएंगी। डिटरमिन द हलीमाज लायबिलिटी इन अबव सिचुएशन। ऑल्सो का मतलब होता है, ये अगला सवाल है, इसको तो छोड़ें भाई। इस सिचुएशन में हलीमा की लायबिलिटी बताएं जब उसको शो कॉज नोटिस वाज इशूड, ये लाइन था, शो कॉज नोटिस वाज इशूड। इस सूरत में आपने टैक्स जमा कराना है, डिफॉल्ट से चार्ज जमा करवाना है और 100% पेनल्टी जमा करवानी है। ऑल्सो ये अगला सवाल है। अब वो हजरात हाथ खड़ा करें जिनको समझ आ गई थी कि 2 सवाल है, और वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने एक ही सवाल समझा था, ये समझा होगा, हाथ खड़ा करें, मानने दे। ऑल्सो एक्सप्लेन, ये भी बताएं कि उसको क्या फायदा होता अगर वो टैक्स पे कर देती बिफोर बार्किंग, अगर बार्किंग से पहले वो टैक्स पे कर देती तो उसको क्या फायदा होता बिफोर शो कॉज नोटिस। ऑडिट तो शुरू हो चुका है, ऊपर लिखा हुआ सवाल में ड्यूरिंग ऑडिट, तो बिफोर शो कॉज नोटिस अगर वो टैक्स पे कर देती तो उसे क्या फायदा होता। तो इसको अब आप पहले तो लॉ की प्रोविजन लिख के आएंगे, इन दैट केस शी वुड पे द टैक्स पॉइंटेड आउट बाय कमिश्नर प्लस डिफॉल्ट चार्ज प्लस 25% पेनल्टी, मींस शी कैन सेव 75% पेनल्टी। ये उसका एडवांटेज होता कि वो 75% पेनल्टी अवॉइड कर सकती थी। डन, ओके। अच्छा मोहतरम, यही जो है 26 के 4 में लिखा हुआ है और यही 25 के 5 में लिखा हुआ है। 25 का 5 पढ़ लें, पेज नंबर 465, वही सफ़ा है, वही सफ़ा है। अगर एक बंदा ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैं शॉर्ट पे टैक्स पे कर दूं और डिफॉल्ट सरचार्ज वॉलंटरीली अपनी मर्जी से बिफोर नोटिस ऑफ ऑडिट, कोई ऑडिट शॉडिट शुरू नहीं हुआ, कोई बुरा नहीं गया, तो कितनी पेनल्टी जमा करवानी है। लेकिन अगर आपको ख्याल आ जाए कि मैं टैक्स जमा करवा दूं और डिफॉल्ट सरचार्ज ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिट के दौरान, बट बिफोर शो कॉज नोटिस ही मे डिपॉजिट इवेडेड टैक्स प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज इन 25%, वही अंग्रेजी डब्बे में नहीं डाली बस। उधर शायद लॉस लिखा हुआ था रिटर्न रिवाइज करने का, व्हेन फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न, और इधर लिखा हुआ है बस टैक्स जमा कराने का। बात तो एक ही है, रिटर्न रिवाइज करेंगे तो साथ टैक्स ही जमा करवाएंगे। इफ अ पर्सन विशेस टू डिपॉजिट शॉर्ट पे टैक्स विद डिफॉल्ट सरचार्ज आफ्टर शो कॉज नोटिस, आफ्टर शो कॉज, बात बढ़ गई है भाईजान, अंडरलाइन की हुई है वैसे, मैंने सारी चीजें देख लें, अंडरलाइन मेन बातें की हुई है। आफ्टर शो कॉज नोटिस तो कितनी पेनल्टी जमा करवानी है, फुल पेनल्टी जमा करवानी है, और अब शो कॉज नोटिस को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। यही बात चैप्टर नंबर 15 में भी हमारी रहती है, पेज 316 पे, पेज 316 पर यही बात हमारी रहती है। फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न, नो पेनल्टी। पेज 316 पे यही बात रहती है। 25% पेनल्टी, ओ सेल्स टैक्स वाले तो निकले, 100% पेनल्टी की बजाय कितनी कर दी, 50% पेनल्टी। इनकम टैक्स वाले माजरत, इनकम टैक्स वाले रहमदिल निकले, 50% पेनल्टी कर दी। और बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, अच्छा अगला ना जितना मैं पढ़ रहा हूं, ड्यूरिंग ऑडिट एंड बिफोर रिसीट ऑफ, इसको जरा ब्रैकेट में ले लें क्योंकि ये चीज अगर आप पढ़ेंगे ना इस तरह घर में आपको कंफ्यूज करेगी। इसको ब्रैकेट में ले लें, एग्जैक्ट इसी वर्ड को आगे भी ब्रैकेट में ले लें, पेज 316 पे। ओके, ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, दोबारा पढ़ें, आफ्टर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, समझ आ गया। तो ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, और दूसरा है आफ्टर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। बाकी बातें आगे वही लिखी हुई हैं। ये ब्रैकेट वाली लाइन कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी नजर में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं अगर समझा पाऊं। ये चैप्टर जब निकाल लेंगे ना तो फिर ये समझेंगे बात। ऑडिट के दौरान
लेकिन शो कॉज नोटिस से पहले। शो कॉज नोटिस क्यों आता है? फॉर असेसमेंट। तो इस लाइन की कोई तुक नहीं बनती थी, ऐसी उसने परेशान करने के लिए डाली। घूरी डल रही है लेकिन अभी तक बार्किंग शुरू नहीं की। हमने कहा बार्किंग क्यों होती है? कहते हैं बार्किंग होती है फॉर बाइटिंग। अब कुछ बच्चे ना समझ जाते हैं कि बाइट हो गया, इधर बहुत बड़ा ब्लंडर मार जाते हैं। वो समझते हैं यहां बाइट हो गया, असेसमेंट का लफ्ज आ गया ना, तो असेसमेंट का मतलब वो समझ जाते हैं बाइट हो गया है। नहीं 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 नहीं, आप अगर डॉगी से पूछो व्हाई आर यू बार्किंग, वो कहेगा आई एम बार्किंग फॉर बाइटिंग। इट डजंट मीन ही इज बाइटिंग। ही यूज करते हैं ना उसके लिए। यार ये कौन बोल रहा है? अगर आप कमेंट देते रहेंगे तो लेक्चर तो नहीं खत्म होगा। तो बताएं व्हाट इज द पर्पस ऑफ बार्किंग? बार्किंग इज फॉर, तो ये थोड़ा सा ना इसलिए शायद इसने लफ्ज लिखा है, द बार्किंग इज फॉर बाइटिंग। आगे बस ये लिखा है आफ्टर बार्किंग, बार्किंग हो चुकी है। हमने कहा बार्किंग क्यों हुई है? फॉर बाइटिंग। इट डजंट मीन कि बाइट हो गया। तो इंशाल्लाह जब इनकम टैक्स में आएंगे तो इस लफ्ज को देखेंगे कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। अब आप हजरात तशरीफ ले आए चैप्टर नंबर 23 पर। एक छोटी सी डायग्राम हम कर लें, फिर हम क्लोज करते हैं, कुछ पास पेपर करने शुरू करते हैं। पेज 479, पेज 479, पेज 480। बल्कि आपको ना ये डायग्राम खोलने की जरूरत नहीं है, बस इधर से समझें क्योंकि डायग्राम साथ खुली होती है तो फिर माइंड चलता नहीं है। अच्छा, ये दो लफ्ज हैं हम नए इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। पहला लफ्ज है सस्पेंशन और दूसरा लफ्ज है ब्लैक लिस्टिंग। सस्पेंशन का मतलब है टैक्स वाले आपके खिलाफ कुछ करना चाह रहे हैं, और ब्लैक लिस्ट का मतलब है आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठीक है, हम सस्पेंशन का मतलब घूरना लेंगे, शो कॉज नोटिस का मतलब बार्किंग लेंगे, और ब्लैक लिस्टिंग का मतलब बाइटिंग लेंगे। थोड़े से अल्फाज चेंज कर देते हैं, बैक एंड पे थीम वही। सस्पेंशन का मतलब घूरना, शो कॉज नोटिस का मतलब बार्किंग, वो तो वही मतलब रहा, और ब्लैक लिस्टिंग का मतलब, तो उधर ऑडिट का लफ्ज था, इधर सस्पेंशन का लफ्ज यूज कर रहा हूं, उधर असेसमेंट का लफ्ज था, इधर ब्लैक लिस्टिंग, बाकी सारी थीम वही है। ये अब सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग क्या है और इसके पीछे थीम क्या है, ये समझने से पहले जरा डायग्राम देखें। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है आपकी रजिस्ट्रेशन लटका दिया, अभी डिसाइड नहीं हुआ, और ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है चुपेड़े। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन रिसीव्ड ऑन 1 मार्च। 1 मार्च को आपको एफबीआर की तरफ से ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन आ गया। शायद किसी भी वजह से आप अपनी दुकान पे मौजूद नहीं थे, अपने रिकॉर्ड्स नहीं दिखा रहे, सेल्स टैक्स जमा नहीं करवा रहे, कोई भी आपने जुर्म किया तो आपको ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन आ गया। मैं आपको कहूंगा कि 1 मार्च को टैक्स वालों ने आपको घूरी मारी। अच्छा, ऑडिट का लफ्ज यूज न करो। इसके बाद शो कॉज नोटिस इज, इसके बाद शो कॉज नोटिस उधर ना देखें, इज नॉट इशूड बाय 8 मार्च। घूरी डाल दी, बार्क करना भूल गए। इसको उठाओ, वरना मैं इसको घूरी डालूंगा। घूरी डाल दी लेकिन क्या करना भूल गए? बार्किंग इज नॉट डन बाय 8 मार्च। अब आप रिलैक्स हो जाएं, डॉगी जो है बार्क करना भूल गया। अब 7 सेकंड के अंदर डॉगी बार्क करना भूल गया घूरने के बाद, अब वो घुरी वापस ले लेगा, यानी अपनी घुरी ना वापस लेके कहीं और चल पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बार्क करने के लिए 7 सेकंड थे, वो 7 सेकंड में उसने बार्किंग नहीं की। तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन घुरी shall become void, shall become void, void means फारिग हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले आके डॉगी आपको घूरेगा, घूरने के बाद 7 सेकंड के अंदर वो बार्क करना भूल गया। अब डॉगीज की बरादरी का रूल है कि अगर इतनी देर में बार्क ना करो तो खुदा के लिए हमें बदनाम ना कराओ, बस वापस आ जाओ। तो ऐसी सूरत में डॉगी जाते हुए अपनी घूरी वापस ले लेगा और नजरें झुकाता हुआ वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉगी यंग हो, जवान हो, उसके अंदर काटने का नशा हो, तो वो क्या करे, घूरी मारने के बाद फौरन 5-7 सेकंड के अंदर आपको क्या करना शुरू कर दे, वो। तो अब बोलें क्या फिक्रा लिखूं? शो कॉज नोटिस इज इशूड बाय 8 मार्च, 7 दिनों के अंदर या 7 सेकंड, जो मर्जी समझ लें, 7 दिनों के अंदर अंदर या 7 सेकंड के अंदर उसने वो करना शुरू कर दिया। अब आपके कोर्ट में बॉल है, आपने उसको रिप्लाई करना है। आपने इससे क्या करना है? रिप्लाई करना है। अब आपके कोर्ट में बॉल है, आपने उसको रिप्लाई करना है। एक्स पेयर रिस्पॉन्डेड इन 15 सेकेंड्स। आपने 15 सेकंड के अंदर अंदर ना वो करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करना है।
अगर आपने रिस्पॉन्ड ना किया, यानी आप एक मगरूर बंदे थे और वो किए जा रहे हैं और आप भी उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, लोगों ने कहा छाड़ दो यार इधर आ, उसने आपको लिटा लिया, यू विल बी ब्लैक लिस्टेड, बस खत्म, आपको काट लिया जाएगा, यू विल बी ब्लैक लिस्टेड, यू विल बी ब्लैक लिस्टेड। आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, वो कह रहे कि मैं वो कर रहा हूं, आप आगे हाँ कर जो करने कर, यानी कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप चुप करके खड़े हैं और घूरी जा रहे हैं, ठीक है तू मुझे घूर मैं भी तुझे घूरूं, थोड़ा थोड़ा आपने भी वो शुरू कर दी, तो रिस्पॉन्ड दे, अपने आप को डिफेंड कर, तू बता के यार ये मसला चल रहा है, ये मसला चल रहा है, खुदा के लिए मुझे ना काटो यार, हद होगी, इस तरह की आपने कोई बात नहीं की। अब आपको क्या कर लिया जाएगा, यू रिस्पॉन्डेड इन 15 डेज। अब बॉल डॉगी के कोर्ट में है, वो आपके रिस्पॉन्स को जज करेगा, आपके रिस्पॉन्स को जज करेगा कि आपने रिस्पॉन्स कुछ मजे का दिया या मजे का नहीं दिया। टैक्स पेयर रिस्पॉन्डेड इन 15 डेज, ऐसी सूरत में टैक्स पेयर जब रिस्पॉन्ड करेगा 15 डेज के अंदर, तो डॉगी सोचेगा कि रिप्लाई इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट, रिप्लाई इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट। इसमें ऑप्शन एक ये बन सकती है कि आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री था, आपने उसके कान में जाके कहा ब्रो मेरे पेपर आ रहे हैं, प्लीज अभी ना करो, मार्च में मैं आपके पास आऊंगा पेपर देके, प्लीज अभी ना करो, अभी ना। अच्छा, जब आपने कुछ इस किस्म की हरकत की तो ही बस ठीक है याद होगी, तो रिप्लाई इज सेटिस्फैक्ट्री, वो मुतमईन हो गया, कहते हैं ना यार ना ही छेड़, पीछे से कुत्तों का बाजी बुला रहा, ओ पुत्र चल बाबा था, ठीक है रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री। अब ऐसी सूरत में जाते हुए डॉगी अपना घूरना भी वापस ले जाएगा और भौंकना भी वापस ले जाएगा, दोनों चीजें वापस लेके चला जाएगा। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन विल बी कैंसल्ड, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन विल बी कैंसल्ड, ओके। और ऐसा हो सकता है कि आप जो रिप्लाई करें वो उसके लिए सेटिस्फैक्टरी ना हो, आप उसे रिप्लाई करें ओ यू गाय यू आर टचिंग मी, आ ब्लड रेड, नो रेड ब्लड नो आई डोंट लव, और कुत्ता गया चलो बहुत पुत्र तुझे दिखाऊंगा जिंदगी में। हो सकता है ना ऐसा कि आप ज्यादा अंग्रेज क्रूज बनने की कोशिश करो, डोंट टच मी, ओ माय क्लोथ्स, आजा फिर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नो, कोई मुतमईन किस्म का रिप्लाई नहीं किया, आप बस अंग्रेजियां यू मार रहे हैं। ऐसी सूरत में आपका जुर्म साबित हो गया, घर वालों ने आपको डॉगी से लड़ना नहीं सिखाया, आपका जुर्म क्या हो गया, नहीं नो ऑफेंसेस कंफर्म मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नो, आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा उसको। अब आपका जुर्म क्या हो गया, अब भी एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि अल्लाह करे डॉगी के जहन में कोई और घूमने लग जाए और वो आपको बाइट करना भूल जाए। अब डॉगीज की बुक्स जो लिखी हुई है ना, उनमें एक रूल लिखा हुआ है 7वें सफ़े पे, वो रूल ये है कि बार्किंग के बाद अगर ऑफेंस कंफर्म हो जाए और रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री ना लगे तो हर डॉगी ने दुनिया में जर्मन शेफर्ड से लेकर बुलडॉग तक 90 सेकंड में उसने काटना है। ये तजर्बा कीजिएगा ना जाके तजर्बे कर, उसने 90 सेकंड में काटना है। अब हो सकता है कि डॉगी हो, डॉगी तो डॉगी होते हैं, अच्छा अब हो सकता है डॉगी भूल जाए काटना, ऑफेंस आपका कंफर्म हो गया, लेकिन काटना ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इज नॉट इशूड इन 90 सेकेंड, 90 सेकेंड के अंदर वो काटना आपको भूल जाए। ऐसी सूरत में डॉगी को कहा जाएगा ये एब्सेंट माइंडेड डॉगी था, और जाते हुए डॉगी जो है वो अपनी बार्किंग वापस लेके चला जाएगा, जाते हुए नहीं मिले, सॉरी यार काट नहीं सके, अब तो अगर मैंने काटा भी तो जो मेरे दोस्त है ना डॉगी, वो कहेंगे कि यार 90 सेकंड के बाद काटना तो आज तक हमने कभी नहीं किया था, तो तुम क्या कर रहे हो यार, माफ कर दो इसको। अब ऐसी सूरत में बोले क्या होगा, शो कॉज नोटिस वॉइड होगा। अच्छा घर में नोट कीजिएगा, यहां शो कॉज नोटिस वॉइड हो रहा है और इन दोनों में घूरी वॉइड हो रही है, ये थोड़ा सा नोट कीजिएगा, यहां शो कॉज नोटिस वॉइड हो रहा है। और आखिरी बात, ऑफेंस इज कंफर्म और ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इज इशूड इन 90 डेज में आपको ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इशू हो गया, यानी 90 सेकंड में उसने काट दिया। अब आप ठीक है लेट जाए, ये विल बी ब्लैक लिस्टेड। अब सुबह लोग जाते हुए देखेंगे यार ये यहाँ की खून हल्का सा पड़ा हुआ है, क्या चक्कर था, हल्का फुल्की बात कर रहा हूँ, आप तो ज्यादा एक्सट्रीम कर देते हैं, हल्का सा ऐसी एक कतरा सा पड़ा हुआ है,
तो पता चलेगा यहाँ कोई ब्लैक लिस्ट हुआ था कल रात। खैर वो सिक्योरिटी कैमराज में देखेंगे फिर क्या बात है। अब मोहतरम बॉल पॉइंट इस तरह जरा कैच करें। अब पढ़ने का तरीका इसी डायग्राम को क्या होता है, पढ़ने का तरीका ये होता है, अगर आपने ये समझना है ना तो आप फिर सारा पढ़ें, अगर आपने ये लाइन समझनी है तो फिर ये सारा पढ़ें। तो अब मैं ये सारा पढ़ूंगा शुरू से। जब आपको सस्पेंशन पड़ जाए यानी घूरी हो जाए, तो घूरी के 7 दिनों के अंदर अंदर टैक्स वालों को चाहिए कि आपको बार्किंग कर दें। अगर 7 दिनों में बार्किंग नहीं की तो घूरी कैंसल। याद हो गया? आगे घूरी के बाद अगर वो 7 दिनों में बार्किंग कर दें और आप 15 दिनों में रिप्लाई ना दे पाए तो फिर आप तो रिप्लाई दे ही नहीं रहे, आप तो अजीब मगरूर बंदे हैं, आपको काट लिया जाएगा। अगर घूरी के 7 दिनों में आप बोले आगे कुछ, अगर घूरी के 7 दिनों में आप रिप्लाई, अगर घूरी के 7 दिनों में वो बार्किंग कर दे और आप 15 दिनों में रिप्लाई दे दें और आप 15 दिनों में रिप्लाई दे दें और आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी हो तो ऐसी सूरत में आप पेपर देने जाएं, वो आपको तंग नहीं करेगा। ऑर्डर ऑफ घूरी शेल बी वापस। अगर वो घूरी मारे और 7 दिनों में बार्किंग भी कर ले और आप 15 दिनों में जवाब भी दे दें, लेकिन आपका जवाब उसकी नजर में सेटिस्फैक्टरी ना हो, ऐसी सूरत में आपका जुर्म साबित हो गया। अगर वो 90 दिनों के अंदर अंदर या 90 सेकंड में आपको नहीं काटेगा तो फिर बार्किंग कैंसल, चुप करके चला जाएगा वो। और अगर दोबारा शुरू से पढ़ा करें, अगर उसने घूरी मारी और 7 दिनों के अंदर बार्किंग कर ली, आपने 15 दिनों में रिप्लाई दे दिया, रिप्लाई से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ और आपका जुर्म, अब अगर आपका जुर्म साबित हो गया और वो 90 सेकंड में आपको काट ले तो फिर आपको काट लिया गया है, आपको क्या कर दिया जाएगा? ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब मोहतरम इसकी ना हमने थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी इंशाल्लाह इसकी कल पढ़ेंगे। सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि किन लोगों को सस्पेंड किया जाएगा पाकिस्तान में, किन लोगों को, इतनी सी बस बात बताने लगा हूं, बाकी इंशाल्लाह किताब में कल पढ़ेंगे। सिर्फ किन लोगों को सस्पेंड किया जाएगा। 7-8 जुर्म है, घर जाके आपने याद करने हैं। पेज नंबर 479 जुर्म पढ़ना शुरू करें। जो 7-8 जुर्म है वो देना पेन, 7-8 जुर्म है, कोई मसला, 7-8 जुर्म है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड गिवन एड्रेस, टैक्स वाले आपको ढूंढ रहे हैं, रोजाना आपकी दुकान पे लिखा होता है जुम्मा ब्रेक। रिफ्यूजल टू अलाउ एक्सेस टू बिजनेस प्रेमिसेस, वो आपकी दुकान के बाहर आके खड़े हैं, अंदर चिनमिन चिनमिन की आवाजें आ रही हैं और बाहर से आपने ताला लगवाया हुआ है, अंदर ही नहीं आने दे रहे उनको। टैक्स वाले भी बड़े तेज हैं, अंदर आ गए हैं लेकिन आप अपने रिकॉर्ड्स के ऊपर बैठ गए हैं, आपने रिकॉर्ड्स नहीं दिखा रहे उनको, कह रहे हैं भाई अपने रिकॉर्ड्स दिखाओ, नहीं मैं नहीं। रिफ्यूजल टू फर्निश रिकॉर्ड्स, आप अब नॉर्मल हरकतें शुरू कर दी, कभी कमिश्नर का कान छेड़े, कभी नाक छेड़े, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। अब नॉर्मल हरकतें क्या होती हैं? नंबर 1, इनपुट ही खत्म नहीं हो रहे आपके, अन्य इनपुट, हर महीने करोड़ों अरबों रुपए के इनपुट है आपके। याद दोगी यार, तुम क्या हो, परचेज की सरकार हो गई तुम, हर वक्त कैरी फॉरवर्ड, फिर अगले महीने ब्रॉड फॉरवर्ड, खत्म ही नहीं हो रहे आपके कैरी फॉरवर्ड। ये अब नॉर्मल हरकतें हैं। तीसरी नॉर्मल हरकत, एकदम आपकी सेल आसमानों पे चलेगी। इस पे टैक्स वालों को इसलिए एतराज होता है कि शायद पिछले महीने आपने सेल कम शो की थी, इस पे भी टैक्स वाले एतराज करते हैं। एकदम आपकी सेल जब ज्यादा हो जाए ना तो उनको एतराज होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि टैक्स को तो ज्यादा टैक्स आपको जा रहा होगा हुकूमत को, लेकिन शायद पिछले महीने आपने सेल कम शो की थी, ये उनको एतराज होगा। एकदम सेल का बढ़ जाना। 3 नॉर्मल हरकतें बताएं, अन्य इनपुट, अन्य कैरी फॉरवर्ड और अचानक सेल का बढ़ जाना। या आप ऐसे लोगों से अक्सर मिलते हैं जिनको डॉगी ने घूरा हुआ है या काटा हुआ है, आप जाके ऐसे लोगों के पास ही बैठे रहते हैं हर वक्त, और सुना बड़ी काटना कैसा रहा था, ये अगर आप पंगे करें तो फिर आ जाओ भाईजान तुम। परचेजेस फ्रॉम और सेल टू, या आप चीजें खरीद रहे हैं ऐसे लोगों से जो खुद ब्लैक लिस्टेड हैं, या चीजें बेच रहे हैं उनको जो खुद, और सब्सटैंशियल अच्छी खासी परचेज सेल आप उन लोगों से जाके करते हैं जिनको हुकूमत ने वैसे ही ब्लैक लिस्ट कर दिया हुआ है। सोबत के साथ रिटर्न जमा ना करवाएं ऑन शिकायत ऑफ अ कमिश्नर ऑफ एनी अदर इलाका, किसी और इलाके का कमिश्नर आपकी शिकायत लगा दे
एनी अदर रीजन टू बी स्पेसिफाइड बाय कॉमी, या और कोई वजह हो। जबानी याद करें जी। आप पते पे मौजूद नहीं है, मौजूद तो हैं, एंटर नहीं होने दे रहे, वो एंटर तो हो गए हैं लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे, और अब नॉर्मल हरकतें कर रहे हैं आप, हर वक्त ब्लैक लिस्टेड बंदों से चीजें खरीद रहे हैं, आगे आगे रिटर्न जमा नहीं करवा रहे, किसी और कमिश्नर ने शिकायत लगा दी है, या और कोई भी रीजन, तो क्या होगा? ये मोहतरम सवाल आता है इस नाम से, सस्पेंशन की बेसिस। सस्पेंशन की बेसिस पढ़ें जी। वेयर कॉमी इज मुतमईन दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज इशूड 2 नंबर बिल और हमारा टैक्स हमारा है, रजिस्ट्रेशन में भी सस्पेंडेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन आपकी सस्पेंड हो जाएगी। घुरी पड़ी है अभी, घुरी किन लोगों को पड़ती है लॉ में? इनको घुरी पड़ेगी आपको विदाउट प्रायर नोटिस। घुरी से पहले कोई नोटिस नहीं होगा, समझ गए बात? विदाउट प्रायर, घुरी से पहले कोई नोटिस नहीं होगा, यानी ये घुरी पड़ने से पहले डॉगी आके या मैं आपको घूलूं, ये मेरे ख्याल से कोई चक्कर नहीं रखा हुआ डॉगीज ने। विदाउट प्रायर नोटिस, ये घुरी से पहले कोई नोटिस नहीं होते। मेरा नहीं ख्याल जैसे कोई नोटिस कभी देखे हुई डॉगी पास आके कह रहा हूं मैं आपका आज प्रोग्राम है, जो शाम को से गुजरोगे तो घूरूंगा। और पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी का मतलब है, जाहिर बात है, सस्पेंड करने के बाद आपको ब्लैकलिस्ट करना है, तो दरमियान में इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी। सस्पेंड करने के बाद आपको ब्लैकलिस्ट करना है, दरमियान में क्या करनी पड़ेगी? इंक्वायरी। होमवर्क में जी आपने 2 सवाल करने हैं आज चैप्टर 23। मैंने 5-6 सवाल कहा था लेकिन दूसरी क्लास वाले माने नहीं। 2 सवाल करने हैं आपने, 20-20 मिनट लगेंगे। पेज नंबर 533, 1 मिनट मैं आ जाता हूं। पेज 533, जहांगीर अली रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट और उसके मल्टीपल बिजनेस हैं, तो इसमें सिर्फ पॉइंट 3 के साथ लिख लें, इसको आपने सेल में डालना है। बाकी इंशाल्लाह आपका पेएबल टू गवर्नमेंट मैच करना चाहिए। ट्राई करेंगे पेएबल टू गवर्नमेंट आपका मैच करना चाहिए। और सवाल कितनी देर में होना चाहिए? सवाल 17 नंबर इसके ज्यादा हैं। अब ये 17 नंबर का नहीं आएगा, अब आया तो 10-12 नंबर का आएगा, तो ये सवाल 20 मिनट में आपका मैक्सिमम हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन 18 हो गया, आगे चलें। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं, कल कर लिया था 24 में अगर कोई मसला है मैं कल डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन 25, ये क्वेश्चन 25 में ना एक मसला है जो मैं एग्री करता हूं, स्टूडेंट्स को भी आता है, आईकैप को भी ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये मशीन है 25 लाख की, इसमें से 15 लाख की ये वाली है और 10 लाख की ये वाली है, लेकिन बच्चों को इसलिए पता नहीं चला था पेपर में क्योंकि इसके साथ इसने ब्रैकेट में नोट 4 का रेफरेंस नहीं दिया था। और दूसरी गलती उसने ये की थी एग्जामिनर ने कि 2 मशीन्स के साथ ये नहीं लिखा था अबव मशीन्स, तो बच्चे समझ गए ये 25 लाख की कोई और मशीन है और ये शायद कोई अलग है। तो ये एक मसला था सवाल में। चलें, क्या हो सकता है यार, हर दफा कोई ना कोई ऐसा मसला कर देता है वो, इसका हल कोई नहीं है मेरे पास। तो ये जी करना है 25 लाख से यार। हाँ, अब आमतौर पे मसला नहीं करता, इंक्लूड वगैरह का लफ्ज़ उसने लिखा होता है, लेकिन सिर्फ ये अटेम्प्ट है। लेकिन इस टाइम के बाद अल्लाह का शुक्र है इसने ऐसा मसला नहीं किया कोई। तो ये 25 लाख की मशीन ये वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सवाल को आप ऐसे सोचने लगे ये चीज़ ऊपर है तो ये चीज़ नीचे है तो शायद ये क्यों बोंगियाँ मारता है। 25 लाख है, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही। 25 लाख में से 15 लाख वाली मशीन ये है और 10 लाख वाली मशीन ये है। ओके, तो ये 2 सवाल हो जाएंगे इंशाल्लाह आपके। अच्छा, अब आप आए चैप्टर 22 में। चैप्टर 22 में क्वेश्चन 45, क्वेश्चन 45। भाईजान प्लीज थ्योरी याद करना शुरू कर दें। पेज नंबर 499। जुमूरत बाजी चीजें बना के बेच रही हैं और कुछ एक्सपोर्ट सेल भी कर रही हैं। आप उनके टैक्स कंसल्टेंट हैं, उन्होंने आपका मशवरा मांगा है। मैं उर्दू में ही सवाल पढ़ूंगा। कहती है वो शराइत मुझे बता दो जो मैं पूरी करूं अगर मैं इनपुट माइनस करना चाहूं आउटपुट में से। अगर मैं इनपुट माइनस करना चाहूं आउटपुट में से तो मैं क्या शराइत पूरी करूं? बाजी अगर आपने चीजें परचेज की हैं तो बिल संभाल के रखें अपने नाम का और अपना एड्रेस उस पर लिखा हो, और अगर आपने चीजें इंपोर्ट की हैं तो गुड डिक्लेरेशन उसका संभाल के रखें, और अगर आपने नीलामी में चीजें खरीदी हैं तो फिर आप उनका ट्रेजरी चालान संभाल के रखें। ये लिख लें जी सेक्शन 7 का 2, सेक्शन 7 का 2। अच्छा, लकीली हमारी किताब में हेडिंग भी दी हुई है, कंडीशंस फॉर अलाउइंग इनपुट, इनपुट माइनस करने की शराइत। परचेज के केस में आपके पास बिल होना चाहिए, इंपोर्ट के केस में चीजें होनी चाहिए। ये अक्सर सवाल आता है, कंडीशंस जो आपने पूरी करनी है इनपुट माइनस करने के लिए अगेंस्ट आउटपुट। अगला सवाल, कोई 7 मिसालें दे दें मुझे, वो कह रही हैं जिसमें इनपुट माइनस ही नहीं मैं कर सकूंगी आउटपुट से। जरा मुझे ऐसी चीजें भी कोई बता दें जहां मैं इनपुट माइनस ही नहीं कर सकूंगी आउटपुट से। ये कल जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 8,
इसमें से ही मेरे ख्याल से 7 चीजें मिल जाएंगी, ना मिली तो भूल गई तो सेक्शन 73 कर लीजिएगा। बल्कि आज जो एक चीज की थी 10 मिलियन से ऊपर की परचेज ऑन रजिस्टर्ड बंदे ने कर ली एक वक्त में, वो भी डाल सकते हैं आप। तो ये सेक्शन 8 से मेरे ख्याल से आपकी 7 चीजें पूरी हो जाएंगी, 8-9 ही बल्कि लिखाइएगा पेपर में, कोई 1-2 गलत भी हुई तो ताकि आपको 7 पूरे नंबर मिल जाए। तो 7 सिचुएशंस आपने बतानी थी जब इनपुट नॉट अलाउड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 लिख लें, ये आपने घर में पढ़ना है। पॉइंट सी पढ़ेंगे, रेमेडी अवेलेबल टू हर, वो बेचारी क्या करे अगर वो फेल हो जाए इनपुट माइनस करने में उस महीने जिस महीने उसने पे किया है। बेचारी ने इनपुट पे किया है उस महीने, लेकिन माइनस करना भूल गई, इंसान है, क्या करे बेचारी। ये सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था। जो बच्चे ये 2-3 सफे छोड़ के गए सेक्शन 7 और 8 वाले, सारी थ्योरी उधर से आ गई। अच्छा, सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था कि अगर आप अपना इनपुट माइनस ना कर सकें तो आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। इल्फाज मैच करें, फेल टू एडजस्ट इनपुट, डिड नॉट डिडक्ट इनपुट, अगले 6 महीने में आप माइनस कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ था फेल और इधर लिखा हुआ था डिड नॉट डिडक्ट। तो अगर आप अपना इनपुट माइनस ना कर सकें तो अगले 6 महीने में कभी भी आप माइनस कर लें। डन। 45 कर लीजिएगा, क्वेश्चन 46 कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओवर। हाइब्रिड वाले रुके, मैं टेस्ट बांध दूं आके। भाई प्लीज खुदा के लिए पढ़ लें, आगे टाइम नहीं मिलना आगे दिनों में। हाँ जी।